हेलो स्टूडेंट्स, जय श्री कृष्णा। मैं कोमल सोनी, आपकी केमिस्ट्री टीचर। आज हम बेसिक केमिस्ट्री की सीरीज में नेक्स्ट पीरियडिक प्रॉपर्टी देखेंगे, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन ऊर्जा, या फिर हम उसको बोल सकते हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल। इनके तीन नाम हो सकते हैं। आयोनाइजेशन एंथैल्पी को हम आयनन एंथैल्पी कह सकते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी को हम आयनन ऊर्जा कह सकते हैं, और आयोनाइजेशन पोटेंशियल को आयनन विभव कह सकते हैं। आयोनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब होता है किसी तत्व की गैसीय अवस्था में उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए दी गई ऊर्जा को आयनन ऊर्जा कहते हैं। आयनन ऊर्जा बहुत सारे कारकों से प्रभावित होती है। जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास में एटॉमिक रेडियस के बारे में पढ़ा था कि एटॉमिक रेडियस जो है वो बहुत सारे कारकों से प्रभावित होती है, और हमने ये देखा था कि उसकी आवर्तिता क्या होती है, यानी कि आवर्त सारणी में कहाँ से कहाँ जाने पर परमाणु आकार बढ़ता है और कहाँ से कहाँ जाने पर घटता है। उसी तरह से आज हम देखेंगे कि आयोनाइजेशन एनर्जी जो होती है, आयनन ऊर्जा जो होती है, वो आवर्त सारणी में कहाँ से कहाँ जाने पर बढ़ती है और कहाँ से कहाँ जाने पर घटती है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे इसको कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। इसको सबसे पहला कारक जो प्रभावित करता है वो होता है परमाणुीय त्रिज्या। परमाणुीय त्रिज्या, जैसे जैसे किसी परमाणु का आकार बढ़ता जाता है, आप देखते हैं वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का आकार बढ़ता है। तो होता यह है कि परमाणु का आकार बढ़ जाने के कारण नाभिक का आवेश, नाभिकीय आकर्षण बल जो होता है वो बाह्यतम इलेक्ट्रॉन पर कम लगता है, जिसके कारण जो बाह्यतम इलेक्ट्रॉन होता है वहां पर इतनी आकर्षण नहीं लग पाता है, जिसके कारण आयनन ऊर्जा का मान जो होता है वो बहुत कम होता है, यानी कि हमें इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कम ऊर्जा देनी पड़ती है। इसका मतलब ये है कि जितना बड़े साइज का, बड़े आकार का कोई परमाणु होगा उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा और उसे एनर्जी कम देनी पड़ेगी। मतलब जितना बड़ा साइज है उतनी ही उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी। यहाँ पर हम देख सकते हैं परमाणुीय त्रिज्या के लिए यदि हम देखें तो परमाणुीय त्रिज्या जो है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है 1 आयोनाइजेशन एनर्जी। इसका मतलब ये है कि जितना ज़्यादा आकार होगा, जितना बड़ा कोई परमाणु होगा, उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी उतनी ही कम होगी। तो इस हिसाब से हम देख सकते हैं वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणुीय त्रिज्या बढ़ती है तो आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो कम होगी। इसका मतलब ये है कि हम वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं वैसे वैसे आयोनाइजेशन एनर्जी घटती जाती है। लेकिन हम देखते हैं यहाँ से यहाँ जाने पर परमाणुीय त्रिज्या का मान जो है वो कम होता है, घटता है। तो इस हिसाब से यदि हम देखें तो आयनन ऊर्जा का मान आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर बढ़ता है। आयोनाइजेशन एनर्जी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर बढ़ती है। अब हम सेकंड इफेक्ट देखते हैं, किसका पड़ता है। सेकंड इफेक्ट पड़ता है नाभिकीय आवेश का, प्रभावी नाभिकीय आवेश का। तो प्रभावी नाभिकीय आवेश जो होता है जितना ज़्यादा प्रभावी नाभिकीय आवेश होगा, इसका मतलब ये है कि जितना ज़्यादा आकर्षण बल बाह्यतम इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक के द्वारा लगेगा उतना ही ज़्यादा उसको आयोनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ेगी, आयनन ऊर्जा देनी पड़ेगी, तब जाके इलेक्ट्रॉन उसमें से बाहर निकलेगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जिसका प्रभावी नाभिकीय आवेश अधिक होता है उस पर उसकी जो आयनन ऊर्जा का मान होता है अधिक होता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ऊपर से नीचे जाने पर प्रभावी नाभिकीय आवेश कम होता है, क्योंकि परमाणु का आकार बड़ा होता है, जिसके कारण जो नाभिक होता है उस पर उसके द्वारा लगाया गया आकर्षण बल, बाह्यतम इलेक्ट्रॉन पर लगाया गया आकर्षण बल कम होता जाता है, क्योंकि कोश की संख्या बढ़ती जाती है, जिसके कारण नाभिक इतना आकर्षण नहीं लगा पाता है बाह्यतम इलेक्ट्रॉन पर, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाला जा सकता है, कम ऊर्जा देनी पड़ती है। लेकिन हम यहाँ से यहाँ जाते हैं जब प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन उसी कोश में भरते जाते हैं, यानी कि आकार जो है एक तरह से घटता जाता है, जिसके कारण
प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ जाता है और प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ने से आयनन ऊर्जा का मान भी बढ़ता है। इसका मतलब ये है कि प्रभावी नाभिकीय आवेश यदि बढ़ता है तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया आयनन ऊर्जा के। प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ेगा तो आयनन ऊर्जा का मान भी बढ़ेगा। अब इसको प्रभावित करने वाला हम तीसरा कारक देखें तो तीसरा फैक्टर होता है इलेक्ट्रॉनीय विन्यास। इलेक्ट्रॉनीय विन्यास के आधार पर उसकी आयनन ऊर्जा होती है। इसका मतलब ये है कि कोई तत्व जिसमें अर्धपूरित इलेक्ट्रॉनीय विन्यास प्रदर्शित करता है या पूर्णपूरित इलेक्ट्रॉनीय विन्यास प्रदर्शित करता है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता है, यानी कि उसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन ऊर्जा जो है वो ज़्यादा होती है। अर्धपूरित का यहाँ पर मतलब है पी कक्षक में यदि 3 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो या फिर पी कक्षक में 6 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो, या हम बोल सकते हैं डी कक्षक में 5 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो या डी कक्षक में 10 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो। ये दर्शा रहा है अर्धपूरित विन्यास को और ये दर्शा रहा है पूर्णपूरित विन्यास को। उसी तरह से डी कक्षकों के लिए ये है अर्धपूरित विन्यास और ये है पूर्णपूरित विन्यास। अर्धपूरित और पूर्णपूरित विन्यास वाले जो तत्व होते हैं वो अधिक स्थायी होते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनमें जो इलेक्ट्रॉनों का वितरण होता है वो समान होता है। जैसा कि हम देख सकते हैं पी कक्षक में इलेक्ट्रॉन इस तरह से भरे जाते हैं 1, 2, 3। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं तीनों ही कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन आया है, तो ये है अर्धपूरित व्यवस्था। तो वितरण यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का समान है। उसी तरह से पूर्णपूरित व्यवस्था यदि हो, जो कि है इस तरह से पूर्णपूरित व्यवस्था, इसमें भी हम देख सकते हैं 2-2 का वितरण है, यानी कि वितरण समान होने के कारण अर्धपूरित और पूर्णपूरित अवस्था जो होती है वो स्थायी होती है। और अर्धपूरित पूर्णपूरित अवस्था वाले कक्षकों में से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल होता है और उनको इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज़्यादा ऊर्जा देनी पड़ती है। यहाँ पर हम देख सकते हैं जो अर्धपूरित पूर्णपूरित विन्यास वाले जो तत्व होते हैं उनमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए उनको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती होती। यहाँ पर हम देखते हैं कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में से किसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी अधिक होती है। जैसा कि हमने पहले फैक्टर्स में देखा है कि नाइट्रोजन का परमाणुवीय आकार ऑक्सीजन से बड़ा होता है। उस हिसाब से यदि हम देखें तो आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑक्सीजन की ज़्यादा होनी चाहिए। और अगर हम प्रभावी नाभिकीय आवेश के हिसाब से देखें तो भी ऑक्सीजन की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो अधिक होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर एंथैल्पी ज़्यादा होती है नाइट्रोजन की। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नाइट्रोजन में पाया जाता है P3 अर्धपूरित विन्यास, जबकि ऑक्सीजन में पाया जाता है P4। इसलिए इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए इसको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है क्योंकि यहाँ पर अर्धपूरित स्थायी विन्यास है, जबकि यहाँ पर P4 जो कि अर्धपूरित या पूर्णपूरित नहीं है। इसका मतलब ये है कि नाइट्रोजन की आयोनाइजेशन एंथैल्पी आयनन ऊर्जा का मान अधिक होता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट फैक्टर जो होता है वो होता है परिरक्षण प्रभाव। परिरक्षण प्रभाव, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस क्लास में परमाणुवीय त्रिज्या जब समझाया था उसमें आपको बताया था कि परिरक्षण प्रभाव क्या होता है। परिरक्षण प्रभाव का मतलब है नाभिक में जो बाह्यतम कोश होता है उसके अंदर वाले कोश में, ये प्रथम कोश है 1 नंबर, ये 2, ये 3, उसके बाहर आता है ये 4। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जब भरे जाते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन 2 में जब इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे तो केवल 2s और 2p में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, लेकिन यहाँ पर पहले 3s में, फिर 3p में, फिर 4s में और फिर इलेक्ट्रॉन आने शुरू हो जाते हैं 3d में। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने लग जाती है। जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने लग जाती है तो नाभिक द्वारा लगाया गया इन इलेक्ट्रॉनों पर, 4s के इलेक्ट्रॉनों पर जो आकर्षण बल लगाया जाता है उस पर एक पर्दा आ जाता है या फिर एक शील्डिंग आ जाती है, शील्ड आ जाता है, जिसके कारण ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं जो 4s में भरे हुए हैं वो प्रतिकर्षित होना शुरू हो जाते हैं।
इसके कारण इनका आकार बड़ा हो जाता है। इसका मतलब ये है कि नाभिकीय आकर्षण बल को इसने कमज़ोर कर दिया है। जब नाभिकीय आकर्षण बल को इसने कमज़ोर कर दिया है तो होगा क्या, तो होगा आयनन ऊर्जा का मान जो है वो घट जाता है, क्योंकि यहाँ से इसकी दूरी बढ़ गई है, परमाणु का आकार बड़ा हो गया है। जब परमाणु का आकार बड़ा हो गया है तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो कम हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि इस इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान हो जाएगा। इसको निकालने के लिए हमको कम एनर्जी देनी पड़ेगी। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो परिरक्षण प्रभाव के व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी कि जितना ज़्यादा परिरक्षण प्रभाव होगा उतनी ही कम उसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी होगी, आयोनाइजेशन एनर्जी होगी। फोर्थ इफेक्ट हम देखते हैं भेदन क्षमता। भेदन क्षमता का मतलब होता है पेनिट्रेटिंग इफेक्ट, भेदन प्रभाव या फिर भेदन क्षमता इसको कह सकते हैं। पेनिट्रेटिंग इफेक्ट का मतलब होता है, कक्षक हमें पता है कौन कौन से होते हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। एस ब्लॉक के जो कक्षक होते हैं, एस कक्षक जो होते हैं उनका आकार होता है गोलाकार। पी ब्लॉक के जो होते हैं उनका आकार होता है डंबलाकार, और डी ब्लॉक के जो होते हैं उनका होता है इस तरह से आकार होता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं एस ब्लॉक जो है पूरी तरह से गोलाकार है। तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए इसकी भेदन क्षमता जो है वो बहुत अधिक होती है। इसको भेद नहीं पाते हैं, इसको भेद करके इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता है। लेकिन यहाँ पर पी ब्लॉक में आप देख सकते हैं, यहाँ पर खाली जगह होने के कारण इसमें से इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाल सकते हैं, इसकी क्षमता कम है। उसी तरह से डी ब्लॉक में देखें तो इसकी भी क्षमता कम है, यानी सबसे अधिक भेदन क्षमता होती है एस की, उसके बाद होती है पी की, उसके बाद होती है डी की और उसके बाद होती है एफ की। यानी कि एस कक्षक में भरे हुए इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल होता है, इसकी आयनन ऊर्जा अधिक होती है। जितनी ज़्यादा भेदन क्षमता होती है उतनी ही ज़्यादा उसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है। तो इस तरह से हमने आयनन ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारकों को देखा है। अब हम ये देखते हैं कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी की कहाँ आवश्यकता होती है, कहाँ इसका उपयोग होता है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी से हमें किसी तत्व की क्रियाशीलता का पता चलता है। क्रियाशीलता का इस प्रकार पता चलता है कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर जैसे जैसे आकार बढ़ता जाता है उसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होती जाती है। इसका मतलब ये है कि वो आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, यानी कि ये वाले जो तत्व होते हैं वो अधिक क्रियाशील होते हैं। उसी तरह से यदि हम हैलोजन तत्वों को देखें तो हैलोजन तत्व भी बहुत क्रियाशील होते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनको केवल एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त करने के लिए। तो एक ही इलेक्ट्रॉन यदि इनको उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त करने के लिए चाहिए होता है तो इनमें से यदि इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ जाए तो उनको बहुत ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी देनी होती है, यानी कि ये कभी धनायन नहीं बनाते, ये हमेशा ऋणायन बनाते हैं। तो हम देख सकते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है सबसे अधिक होती है इनकी। तो यहाँ से यहाँ जाने पर आयोनाइजेशन एंथैल्पी का मान कम होता है, जबकि ऊपर से नीचे यहाँ से यहाँ जाने पर आयोनाइजेशन एंथैल्पी का मान बढ़ता है और ऊपर से नीचे जाने पर आयोनाइजेशन एंथैल्पी का मान कम होता है, घटता है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एनर्जी पीरियडिक टेबल में किस तरह से आवर्तिता प्रदर्शित करता है। आपको मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।